नमस्कार, मैं राहुल एसओएल काउंसलर हूँ। अपने YouTube चैनल यू अड्डा पर आप सभी एसओएल के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आज का जो वीडियो है एसओएल के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीए प्रोग्राम हिंदी का से संबंध रखते हैं, जिनका एडमिशन हिंदी का बीए प्रोग्राम में है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि यू अड्डा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि एसओएल के सभी विद्यार्थियों तक हमारे द्वारा दिया गया लेक्चर पहुंच सके। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को सिलेबस से अवगत करवाना चाहूँगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वह सिलेबस होता है। बहुत से विद्यार्थियों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती है और वे अगर सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो एक अच्छे ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिलेबस के बारे में। आज हम करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम का हिंदी डिसिप्लिन ए, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को आपकी सिलेबस के अनुसार मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। हम सभी भागों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम इकाई 1 पर चर्चा कर लेते हैं। इकाई 1 के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है हिंदी भाषा का विकास, इससे इस सिलेबस में हम हिंदी भाषा के विकास पर अध्ययन करेंगे। इसके सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे हम। इसके बाद हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इकाई 1 का जो भाग ख है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हम आदिकाल पर चर्चा करेंगे। आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण पर हम चर्चा करेंगे। इकाई ख का भाग 2 आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसमें रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी का जो सिलेबस है, जो इकाई 1 है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी भाषा के सामान्य परिचय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, या हिंदी से अभिप्राय क्या है। हिंदी शब्द संस्कृत के सिंध से बना है। जिस प्रकार पहाड़ों में रहने वालों को पहाड़ी कहा जाता है, उसी प्रकार सिंध नदी के आसपास बसने वालों को सिंध कहा जाता था। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात होगा कि भारत में मध्य एशिया और मंगोलिया से जो लोग आकर बसे थे, वे सिंध नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को सिंध कहते थे। अब इस सिंध से ही, सिंध शब्द से ही हिंदी का विकास हुआ या हिंदी का शब्द बना, हिंदी का। अब हिंदी का में हिंदी का अर्थ है हिंदी बोलने वाला या हिंदी का। इसी से हिंदी की उत्पत्ति मानी गई। तो यहाँ मैं समझता हूँ हिंदी जो शब्द है वह सिंध से बना है। जैसा कि मध्य एशिया और मंगोलिया से यहाँ आकर लोग बसे थे और सिंध नदी के आसपास के लोगों को सिंधी कहा जाता था, इसी से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम बात करते हैं उद्भव क्या होता है और विकास क्या होता है। उद्भव का अर्थ होता है जन्म या शुरुआत, यानी उद्भव उसका जो बिंदु है, कहां से वह जन्म लिया है, कहां से उदय हुआ है, उसे हम उद्भव कहते हैं। यानी हिंदी भाषा का उद्भव यानी जन्म, या उसको कहेंगे हम कि जो जन्म बिंदु है, शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। इसके बाद आता है विकास। विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट, यानी किस स्तर से, किस विकास क्रम पर होते हुए हिंदी की जो भाषा है हम तक पहुंची, या जो आज हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं उसका जन्म किस प्रकार हुआ, वे किस प्रकार विकास क्रम पर अग्रसर होते हुए हम आज उस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं
आपको बताना चाहूंगा हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की जो शुरुआत है, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत से हिंदी का जन्म माना जाता है। संस्कृत से हिंदी का जन्म माना जाता है। संस्कृत भी दो प्रकार की मानी जाती है। संस्कृत के दो भेद होते हैं। सबसे पहला है वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत। जिस हिंदी का आज हम उपयोग कर रहे हैं उसकी जो जन्म संस्कृत से माना जाता है, यानी उसकी जननी जो है संस्कृत से शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत जो वैदिक संस्कृत जैसे कि नाम से पता चल रहा है वेदों की भाषा। यानी वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई। जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उनकी रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। अब आपको पता चल गया होगा कि जो वैदिक संस्कृत थी वो पूर्ण रूप से परिमार्जित थी, संस्कृतनिष्ठ थी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास की जो 3 चरण माने जाते हैं। आर्य भाषा, इसे हम आर्य भाषा कहते हैं। पहला है प्राचीन आर्य भाषा। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा। और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का जो समय है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक है। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है 500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। और आधुनिक आर्य भाषा का जो समय है 1000 से अब तक। तो हम बात कर लेते हैं इसका प्रथम भाग जो है प्राचीन आर्य भाषा पर। प्राचीन आर्य भाषा जिसका समय 1500 से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राचीन आर्य भाषा जिसके अंतर्गत संस्कृत आती है। संस्कृत भी, इसमें संस्कृत के 2 भाग शामिल हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृत के ऊपर। वैदिक संस्कृत जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वेदों की भाषा। इसे देव भाषा भी कहा जाता है और इसे छदास भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में जैसे कि आप सभी को मालूम होगा जितने भी हमारे 4 वेद हैं उन सभी की भाषा वैदिक संस्कृत में हुई है। वैदिक संस्कृत जो भाषा है वह पंडितों की भाषा थी, शिक्षितों की भाषा थी, पूर्ण परिमार्जित थी, संस्कृतनिष्ठ थी और व्याकरणनिष्ठ थी। अर्थात
ये आम लोगों की भाषा नहीं थी, इसे केवल शिक्षित लोगों द्वारा ही उपयोग में लाया जाता था। इसका अध्ययन करने के लिए भी व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य था। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृत में जो रचनाएं हुई, जैसा कि वैदिक संस्कृत में सभी जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उन सभी की रचनाएं वैदिक संस्कृत में हुई। धार्मिक ग्रंथ यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लौकिक संस्कृत पर हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उनकी रचनाएं वैदिक संस्कृत में हुई। धार्मिक ग्रंथ जैसे उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचनाएं वैदिक संस्कृत में हुई। वैदिक संस्कृत जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि धार्मिक भाषा थी। वैदिक संस्कृत के जो रचयिता थे कालिदास, इनकी जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, भामह, दंडी, और भी बहुत सारे जो है इसमें इनके रचयिता हैं। वैदिक संस्कृत के बाद आता है लौकिक संस्कृत। अब मुझे आशा है कि प्राचीन आर्य भाषा जिसमें संस्कृत के दो भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत पर हम चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको वैदिक संस्कृत के बारे में पता चल गया होगा। इसका जो समय है 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। अब हम बात कर लेते हैं लौकिक संस्कृत की। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत जो संस्कृत का दूसरा भाग है वह है लौकिक संस्कृत। लौकिक का अर्थ है लोक, अर्थात लोगों से जुड़ी हुई, यानी ये आम लोगों की भाषा थी। आम लोगों के लिए जो रचनाएं हुई उसमें इसका समावेश हुआ। तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत भी धार्मिक रचना हुई, लेकिन वह आम लोगों की भाषा थी। इसमें जो रचयिता थे जैसे कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, इनकी जो रचनाएं थी रामचरितमानस, रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध हमारा धार्मिक काव्य है, जिसके आज भी जो है लोगों के घरों में रखा जाता है। और इसमें राम की कहानी है जो कि लोगों के जनमानस को एक संदेश देती है कि किस प्रकार के राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी प्रकार सभी उनका आगमन करना चाहिए। और उन्हीं के प्रकार जिस प्रकार से उन्होंने जो है लोगों के हित के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, उसी प्रकार से ये लोगों को एक संदेश देती हैं। इसमें जो अगला कृति है वह महाभारत। महाभारत भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ही आती है, वेद व्यास जी द्वारा रचित जो रचना थी। तो यहां पर हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद आता है आर्य भाषा का मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा संस्कृत परिवर्तित होते हुए अपने विकास क्रम पर अग्रसर होते हुए आगे विकसित होती गई। अब संस्कृत का रूप परिवर्तित होकर पाली के रूप में सामने आया। पाली भाषा जो कि बौद्ध धर्म की भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी। जितने भी बौद्ध धार्मिक ग्रंथ थे वह पाली भाषा में हुए। गौतम बुद्ध की जो त्रिपिटक रचना है
वह है पाली भाषा में ही इसकी रचना हुई। इसके बाद पाली भाषा में सम्राट अशोक के शिलालेखों पर इसका प्रयोग मिलता है। सम्राट अशोक, इनके जो शिलालेख थे उन पर पाली भाषा का प्रयोग मिलता है। सम्राट अशोक जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जितने भी जो अपनी रचनाएं की या उनकी आम जन की जो उनके भाषा थी जन समुदाय की, वह पाली भाषा थी। तो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जो पाली भाषा थी वह बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा थी। तो यहां पर मैं समझता हूं कि पाली भाषा भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं फ्लैशबैक में जाता हूं कि संस्कृत से भाषा का जन्म हुआ, आर्य भाषा का जन्म हुआ। उसके बाद संस्कृत के भी दो रूप सामने आए हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद जो परिवर्तित रूप था या विकास क्रम आगे बढ़ा तो पाली भाषा की हमारे सामने प्रस्तुत हुई। इसके बाद पाली भाषा के विकसित होते हुए भाषा आगे बढ़ी। प्राकृत, यह भी मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत ही आएगा। प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा थी वह जैन धर्म की भाषा थी। जिस प्रकार पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी, उसी प्रकार प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा थी। जैन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए वह प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। इसके बाद जो भाषा का अगला चरण था अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा अर्थात भाषा का जो विकास क्रम था संस्कृत से आगे बढ़ते हुए विकास क्रम के आगे चलकर अपभ्रंश भाषा तक पहुंच गया। इसे हम अवहट भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश का अर्थ है दूषित या मिला हुआ। मिला जुला। अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी की जन्म की शुरुआत मानी जाती है। अब हम अपभ्रंश भाषा पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपभ्रंश पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अपभ्रंश भी विकसित होते हुए 7 भागों में विभाजित हो गई। शौर्चनी अपभ्रंश, इसका जो विकसित उपभाषा थी वह थी पश्चिमी हिंदी, और इसके नागर रूप से राजस्थानी और गुजराती विकसित हुई। शौर्चनी अपभ्रंश के बाद जो अपभ्रंश का अगला रूप था वह था पैशाची। पैशाची से जो उपभाषाएं विकसित हुई वह लहंदा और पंजाबी थी। इसके बाद ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी विकसित हुई। इसके बाद खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा, महाराष्ट्री से मराठी भाषा विकसित हुई, और अर्धमागधी शौर्चनी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई। इसके बाद मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमी भाषा का उदय हुआ। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, अपभ्रंश के 7 रूपों में विभाजित हो गई। अपभ्रंश के 7 रूप से जो उपभाषाएं विकसित हुई, शौर्चनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई। इसके नागर रूप से राजस्थानी और गुजराती उपभाषा का उदय हुआ। इसके साथ ही पैशाची से लहंदा और पंजाबी का उदय हुआ, ब्राचड़ से सिंधी का, खस से पहाड़ी का,
महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का उदय हुआ और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। इसके बाद मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली और उड़िया असमिया भाषा का उदय हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम हिंदी भाषा के सामान्य परिचय पर चर्चा कर रहे थे। हिंदी भाषा का जो उदय है संस्कृत से माना जाता है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बाद हिंदी का विस्तार माना जाता है। हिंदी की बोलियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। शौर्षणी अपभ्रंश से विकसित होती हुई उपभाषा पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और उपभाषा से विकसित बोलियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि शौर्षणी अपभ्रंश से विकसित जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां का उदय हुआ या विकसित हुई, उनमें कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं, ब्रज भाषा, ब्रज की भाषा, ब्रज और ब्रज के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा, हरियाणवी, हरियाणा क्षेत्र के आसपास बोले जाने वाली भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और दक्कनी हिंदी। इसकी जो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी से जो उपभाषा विकसित हुई है वह है पूर्वी हिंदी। इसकी जो बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। इसके बाद राजस्थानी उपभाषा से मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियों का उदय हुआ। पहाड़ी से पश्चिमी पहाड़ी, जिसे हम कुमाऊनी भी कहते हैं, और गढ़वाली का उदय हुआ। बिहारी भाषा से भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा का उदय हुआ। अब हम बात कर लेते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा का जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा होता है, उसके बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है और उसका जो क्षेत्रीय रूप है वह बोली की तुलना में बहुत अधिक होता है। अर्थात हम कहते हैं जैसे हिंदी एक भाषा है, पूरे भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो हम इसे भाषा का रूप कहेंगे। परंतु जो एक बोली होती है उसका एक सीमित क्षेत्र होता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी होती है, वह सिर्फ पंजाब में ही बोली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वह गुजरात में नहीं बोली जाएगी, परंतु गुजरात में पंजाबी बोलने वालों की संख्या बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। तो मैं समझता हूँ आपको भाषा और बोली में भी अंतर समझ में आ गया होगा। बोली का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है, एक क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत जो बोली है वह मारवाड़ी है, राजस्थानी है, जयपुरी है, मेवाती है और मालवी है। इसी के साथ जो पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियाँ हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बोलियों का जो उदय था वह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सिलेबस के इकाई 2 पर चल रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाषा के उदय और विकास की पूर्ण जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से आपको मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा।